हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सर्वन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपका क्लास 10 आपका साइंस है यानी कि विज्ञान कक्षा 10 का एक बहुत ज्यादा वायरल मॉडल पेपर यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे मॉडल पेपर का आज मैं आप लोगों को सॉल्यूशन कराने वाला हूं। देख सकते हो पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर इस पूरे मॉडल पेपर को आप पढ़ के जाते हो तो बोर्ड एग्जाम में आप 80 से 90% मार्क बहुत आसानी से ला सकते हो, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना और 1 सेकंड लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत ज्यादा ठीक है लिखा है, देख सकते हो बहुत सारे पेजेस हैं जो आपके इस पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है। ओके, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। यहां देख सकते हो आपका पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का, क्लास 10 साइंस का 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा और 15 मिनट इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है भाई। पूरे प्रश्न पत्र में जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है और 3 घंटे इसको सॉल्व करना है। कुछ निर्देश दिए हुए हैं, जैसे प्रारंभ में आपको 15 मिनट जो प्रशार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। और यहां सामान्य निर्देश आप लोग देख लो। पहला है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंड का, खा, गा। का में आपका है फिजिक्स और खा में आपका है केमिस्ट्री एंड गा में आपका है बायोलॉजी, ठीक है। 3 खंड में विभाजित है। ओके, और प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है और जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर आप लोग निशान लगाना है, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लेना। अब सबसे पहले हम लोग खंड का से स्टार्ट करते हैं। आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1-1 नंबर का है, देख सकते हो। तो पहला प्रश्न आप देखो बोर्ड एग्जाम के लिए जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों का जो 4 अप्रैल को, ठीक है, 4 अप्रैल को आप लोगों का साइंस का पेपर है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड एग्जाम में। देखो यहां आपका बहुत ज्यादा नजदीक है पेपर। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उत्तल दर्पण द्वारा, सेकंड है अवतल दर्पण द्वारा, थर्ड है समतल दर्पण द्वारा, 4 है आपका अवतल लेंस द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोगों को मैं बताता हूं। इसका राइट आंसर देख सकते हो यहां है। आप लोगों का जो है ना, का आप लोगों का दूसरा वाला राइट आंसर है, देख सकते हो यहां। तो आप लोगों को ऐसे ही बोर्ड एग्जाम लिखना है, देख सकते हो का दूसरा वाला आपको तुरंत 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हो आपको सबसे पहले खंड का डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट डालना है जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट और यहां आप लोगों को का डालना है। का हमारा दूसरा नंबर सही है, यहां देख सकते हो दूसरा नंबर सही है ये वाला, तो आप लोग यहां ऐसे लिख देना। ओके, तो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला देखो खा वाला कि आप लोगों का प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हो प्रतिरोधकता, ठीक है, का एसआई मात्रक या फिर इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ओम मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सेकंड है कूलाम, ऑप्शन नंबर थर्ड है वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर 4 है ओम। लेकिन यहां थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो यूपी बोर्ड एग्जाम के मॉडल पेपर है, तो यहां आप लोग स्क्वायर नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा मिस फील्ड है, ठीक है। यहां आप लोगों का ये सही रहेगा, तो ओम मीटर हमारा सही हो जाएगा। देख सकते हो यहां से आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। मतलब ऐसा लिखना है, ये हमारा राइट आंसर है। मैं इस पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बता रहा हूं, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, बहुविकल्पीय, सारा। ओके, यहां आप लोग देखो गा वाला कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, तुरंत 1 नंबर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जनित्र, सेकंड है गैल्वेनोमीटर, थर्ड है एमीटर एंड 4 है मोटर। तो हमारा गा वाले का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर देख सकते हो यहां मैं आपको बताता हूं, गा का आपका जनित्र हो जाएगा सही आंसर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट का गा वाला है, जिसका हमारा जनित्र हो जाएगा सही आंसर। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए जो आपका 4 अप्रैल को साइंस का पेपर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करके ही जाना। अगला देखो घा वाला, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मॉडल पेपर का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पुतली द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकंड है दृष्टि पटल द्वारा, ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा पक्षमाभि द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 है परितारिका द्वारा, ठीक है। तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर देख लो यहां आपका घा वाले का सही हो जाएगा पक्षमाभि द्वारा, ठीक है। तो आप लोगों को जो खंड का है, खंड का में आपके 1 2 3 4 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और मैंने चारों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बता दिया, ठीक है। ये हमारे मॉडल पेपर का खंड का अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ है। अब आप लोग देखो यहां, अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखो। सेकंड का लिखा हुआ है वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों? ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। मतलब ये 2 नंबर अगर आपको लेना है तो आपको इसका सही आंसर लिखना पड़ेगा।
तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप चुटकियों में इसका आंसर लिख सकते हो। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा जो वाहन होते हैं, वाहन में किस प्रकार के दर्पण, तो आप लोग याद रखना उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है, और जब सीधा प्रतिबिंब बनेगा तभी तो हम जान पाएंगे कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, पीछे कौन सा मनुष्य आ रहा है। ठीक है, जब उल्टा बनाएगा तो कैसे सही रहेगा। तो इसीलिए आप लोग यहां इसका आंसर देखो, प्रश्नोत्तर नंबर सेकंड का जो कि हमारा यहां देख सकते हो प्रश्नोत्तर नंबर सेकंड है, उसका आप लोग यहां लिख देना। इसका राइट आंसर है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृष्टि के रूप में वरीयता देते हैं। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। यहां देख सकते हो उत्तल दर्पण, क्योंकि यह वस्तुओं जो है दूर स्थित V का सीधा, पूर्ण तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। मतलब सीधा बिल्कुल बनाएगा, पूरा मतलब पूर्ण मतलब पूरा प्रतिबिंब बनाएगा, और आप लोगों का छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन आपको यह तो पता चल जाएगा कि आखिर पीछे कौन है, गाड़ी है कि आदमी है कि क्या है। तो इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये हमारा है, अगर आप ऐसा लिख कर आओगे आपको 2 नंबर तुरंत मिल जाएगा। तो ये हमारा है दूसरा का सॉल्यूशन। ठीक है, सारा चीजें समझ में आ रहा है। खा वाला देखो हमारा है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा जो वस्तु का लेंस है 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हो। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसको आप लोग लगाओ। देखो यहां मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आपको यहां लिखना है कि दिया है। दिया क्या है? देखो यहां सबसे पहले आपको दिया क्या है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो यहां हमें फोकस दूरी दी हुई है अवतल लेंस की 15 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इतना ध्यान रखना, ऋणात्मक होता है। और यहां फिर आपको प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब यहां आपका प्रतिबिंब की लेंस से दूरी -10 सेंटीमीटर मैंने लिखा है, क्योंकि यह आप लोगों का माइनस में रहेगा। यहां से जो आपका प्रतिबिंब की लेंस से दूरी कितना है? v जो है हमारा वो बराबर -10 सेंटीमीटर है। कितना है? -10 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें क्या ज्ञात करना है? u की वैल्यू ज्ञात करना है ना। u की वैल्यू, तो लेंस का सूत्र आपको पता ही है, 1/v - 1/u बराबर 1/f। क्या है? 1/v - 1/u बराबर 1/f। देखो लेंस और दर्पण के सूत्र में सिर्फ इतना अंतर होता है कि यहां जो आपका माइनस है अगर दर्पण होता तो यहां प्लस हो जाता, बस इतना चेंजेस है। ठीक है, तो यहां लेंस का सूत्र आपको पता है। अब यहां आप क्या रखोगे? f की वैल्यू रख दो और यहां से v की वैल्यू रख दो, आपका u का वैल्यू ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अब यहां देखो मैंने यहां क्या किया कि यहां से 1/u को इधर कर लिया, हमें u की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। देख सकते हो हमें क्या ज्ञात करना है? वस्तु से आपको देखो इसके द्वारा वस्तु से लेंस से आपका 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, तो यहां में वस्तु की लेंस से दूरी ज्ञात करना है। तो 1/u बराबर यहां -10 आपका मैंने रख दिया। ठीक है, और यहां आपका जो फोकस दूरी है -15 था, तो यहां माइनस है, और जब वो माइनस यहां आएगा ना, यहां माइनस रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 1/u बराबर आपका एलसीएम इसका हो जाएगा कितना? 13। और यहां से आपका 10 का 3 बार जाएगा तो -3, और 15 का 2 बार जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहां से 1/u बराबर -1/30, और यहां से u बराबर -30 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहां से हमें पूरे वस्तु, देखो यहां यही पूछा था कि किसी लेंस की फोकस दूरी इतना हो और वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखी जाए, तो वस्तु को लेंस से कितना दूरी पर रखा गया है? -30 सेंटीमीटर। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां आपका गा वाला 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है। गा वाले में क्या पूछा है? देखो जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण कैसे करते हैं। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो जरा दृष्टि दोष, देखो आपका एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष। तो इसमें यही पूछा है कि जरा दृष्टि दोष के बारे में। तो मैंने बहुत आसान तरीके से लिखा है, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाकर समझोगे तो तुरंत समझ जाओगे। यहां देखो लिखा जरा दृष्टि दोष जो है, यहां आपसे यही क्वेश्चन पूछा है। तो वायु में वृद्धि के साथ साथ, जैसे आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की जो मांसपेशियां हैं वो दुर्बल होती जाती हैं। जैसे आप नौजवान हो, लेकिन जब आपकी आयु बढ़ती चली जाएगी और आप थोड़े ओल्ड टाइप के हो जाओगे, तो आपका क्या होगा कि जैसे आपके शरीर की क्षमता घटेगी, वैसे आपकी जो नेत्र है, नेत्र की जो मांसपेशियां हैं वो दुर्बल हो जाएंगी, और उसके अंदर जो लचीलापन है वो भी नहीं रह जाएगा, और जिस कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। समंजन क्षमता का मतलब होता है कि दूर स्थित वस्तु हो या नजदीक स्थित वस्तु हो, दोनों को आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन जब आपकी आयु बढ़ेगी तो आपकी मांसपेशियां क्या हो जाएगी? दुर्बल हो जाएंगी, जिस कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाएगी, और जिससे व्यक्ति को दूर अथवा निकट या दोनों ही स्थानों की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, और इसे हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आया? जरा दृष्टि दोष बहुत आसान है, इसमें हमें निकट और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। निवारण के लिए कुछ नहीं, आप लोग इस दोष के निवारण के लिए हम द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? द्विफोकसी लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं इसका निवारण करने के लिए।
तो यहां से आपका ये जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष और इसका निवारण, ये भी 2 नंबर क्लियर हो गया। मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना 100% आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब लगता है कि इसी मॉडल पेपर में पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही छाप दिया गया है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं पूरे मॉडल पेपर का सोल्यूशन दूंगा, आप लोग केवल लास्ट तक देखते रहो, सारा क्वेश्चन सॉल्व करके ही पेपर देने जाना, ठीक है। अब देखो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 + 1 + 1 यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है यहां देखो ध्यान से, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। अगर आप प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम लिखोगे 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। और 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने एक 5 सेंटीमीटर दूरी पर, 1 नंबर का रहेगा 5 सेंटीमीटर दूरी वाला, और दूसरा 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखने पर कोई स्थिति में प्रतिबिंब कहां कैसा बनेगा, ये आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, बहुत आसान है, वैसे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 4 नंबर का है, ओके। देखो यहां आपको प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देना और का वाला देखो, का वाले में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, प्रकाश का परावर्तन का नियम। जो प्रकाश का परावर्तन है उसका नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है, ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है, सभी को पता है। वैसे तो बहुत सिंपल है, जब मैं आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ा रहा था तो आप लोगों को बताया था कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। देखो पहला नियम है कि आपतित किरण यानी कि जो आने वाली किरण है, ठीक है, और फिर क्या है, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे एक यहां पृष्ठ में बना लेता हूं, ठीक है। एक तरफ से मैं इसे ध्यान से समझना, यहां से आने वाली किरण और परावर्तन मतलब जाने वाली किरण, और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, ये आपतन बिंदु, तो तीनों एक ही तल पर तो मिले। ये आपका आने वाली किरण, आपतित किरण या परावर्तित किरण या अविलंब, तीनों एक ही तल पर मिले, तो कहने का यही मतलब है। तो ये पहला रूल है, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, आपतन कोण, जो आपतन कोण होता है यानी कि इनके बीच का कोण, ये आपका आपतन कोण होता है, और सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ये जो आपका परावर्तन कोण आर है इसके बराबर होगा, ठीक है। कहने का मतलब है जो साइन आई होता है, फिर आई जो कोण होता है बराबर होता है आर के, कोण आर के, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इतना तो आप याद ही रखोगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका है परावर्तन का नियम। अगर आप ये 2 छोटा छोटा नियम लिख दोगे बच्चा पार्टी, 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अब बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ऐसे लिख देना जैसा मैंने बताया है, आपका 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। फिर आपसे इसी में 2 न्यूमेरिकल पूछा है, तो सबसे पहले यहां आपको पहला न्यूमेरिकल मैं आपको समझा रहा हूं। पहला न्यूमेरिकल आप लोगों का है 5 सेंटीमीटर वाली के लिए, और वक्रता त्रिज्या हमारा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण आपका है, देख सकते हो दर्पण कौन सा है, देख सकते हो यहां अवतल दर्पण क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर -20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो सदैव ऋणात्मक होती है। तो यहां से अगर फोकस दूरी आप ज्ञात करोगे तो f बराबर आपका r/2 यानी कि f बराबर हमारा -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। यहां से फोकस दूरी हमें मिल गई, और यहां हमें पहली स्थिति में दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर जो आप लोगों का है, तो u बराबर हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो दर्पण का u बराबर आप 5 सेंटीमीटर, और f आपको यहां से मिल गया -10 सेंटीमीटर। अब आप दर्पण का सूत्र लगा लो। दर्पण का सूत्र जो होता है वो बराबर होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अगर यहाँ माइनस होता ना तो यहाँ क्या हो जाता, ये लेंस का सूत्र हो जाता, और यहाँ प्लस है तो ये किसका सूत्र है, दर्पण का सूत्र है, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ से 1/b हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हमें प्रतिबिंब ज्ञात करना है, तो 1/v बराबर 1/f - 1/u। अब देखो ध्यान से, यहां आपका f की वैल्यू रख दो जो हमारा कितना है -10 सेंटीमीटर, और यहां u की वैल्यू कितना है हमारा -5 सेंटीमीटर। देखो आपका जो अवतल दर्पण के लिए जो वस्तु की दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, तो -5। अब यहां -10 रख दो और यहां -5 रख दो, और आप उसका मल्टीप्लाई यानी कि सारी चीजें कैलकुलेशन करके v की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। चलो मैं आपको ज्ञात करके दिखाता हूं। यहां से 1/v और यहां से मैंने रख दिया कि 1/10, ये आपका माइनस जो है नीचे था वो प्लस ऊपर हो जाएगा, और यहां आपका -5 है ना, जो आप लोगों का यहां देख लो -5 है, यहां आप लोगों का -5 था, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको जब इधर ट्रांसफर किया था तो ये माइनस हो गया था, अब यहां -5 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन में आगे देखा है, तो 1/v बराबर यहां -1 है, ठीक है, और यहां जैसे इसका एलसीएम 10 हो जाएगा, और 10 1 जा 10 यानी कि आपका -10, और यहां 5 2 जा 10 यानी कि +2,
ठीक है। और यहां से 1/v बराबर 1/10 और यहां से v की वैल्यू 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो यहां आप लोगों का पहला स्थिति है। दूसरा आप लोगों का यहां देखो, आप लोगों का दूसरा है 15 सेंटीमीटर। पहले हमें 5 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी थी, अब हमें 15 सेंटीमीटर रखना है। तो दूसरे स्थिति के लिए हमारा u बराबर -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकस दूरी वही रहेगा जो फोकस दूरी था, ठीक है। जैसे आप लोगों को फोकस दूरी जो आगे था वही रहेगा, 10 सेंटीमीटर -10 सेंटीमीटर जो था। तो यहां आप लोग सूत्र तो वही है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, और यहां से 1/b अगर आप करोगे तो बराबर 1/f माइनस 1/u, ठीक है। उसी तरह जैसे मैंने उस क्वेश्चन में किया था उसी तरह से इसमें भी किया है। v की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 1/f मैंने इधर ट्रांसफर कर लिया है। आप देखो यहां 1/b बराबर -1/10, ये आपका फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, और यहां से आपका माइनस है, और ये आपका -15 है। क्या आपका ये वस्तु की दूरी u जो है हमारा -15 है। अब यहां माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो वो हो गया। यहां देखो 1/v बराबर -10 बटे आपका 1/10, और यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/15। ओके, अब देखो इसका एलसीएम हो जाएगा 13। ध्यान से समझना, जितना क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं इस मॉडल पेपर का, यार एकदम तैयार करके ही पेपर में जाना। और यहां इसका एलसीएम आपका 13 हो जाएगा, तो आपका 10 3 जा 13 यानी कि 30 हो जाएगा, और यहां से 3 हो जाएगा, और यहां आपका 15 2 जा आपका 13 हो जाएगा, तो यहां 2 हो जाएगा, और यहां से आपका ये हो जाएगा कितना -1/30, और यहां से आपका v बराबर 30 आ जाएगा। मतलब पहले में आपका v बराबर 10 आया था, वो भी प्लस में, और यहां आपका माइनस में 30 आया। तो ये आपका है स्टूडेंट दोनों केसेस। सबसे पहले मैं आपको बताया कि प्रकाश के परावर्तन का दोनों नियम जो इस क्वेश्चन में 4 नंबर का पूछा है, और फिर मैंने आपको इस दोनों न्यूमेरिकल को लगाया, एक 5 सेंटीमीटर और एक 15 सेंटीमीटर वाला। तो ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा लगा हुआ है, इसको कर सकते हो। इसको आप लोग खुद से घर पर कर लेना। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आज शाम को ही इसको कर लेना, क्योंकि यार ज्यादा समय बोर्ड एग्जाम के लिए है नहीं, जितना आप अपना टाइम पढ़ाई में लगाओगे उतना अच्छा रहेगा। तो इसको आप लोग जाना और अभी इस वीडियो को जस्ट देखने के बाद इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, HW होमवर्क, ठीक है, यार कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट है, ये बुक में है आपके। अब मैं इसको कराता हूं। लिखा हुआ यदि चालक का प्रतिरोध, जो आपका किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। 4 नंबर का है बच्चा पार्टी, ध्यान से समझना कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, और दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम हो, तो इस पदार्थ के किसी अन्य का प्रतिरोध क्या होगा यदि उसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2a हो। ध्यान से समझना, अभी मैं आपको इसको ध्यान से, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, जिंदगी में भूलोगे नहीं ये क्वेश्चन, क्योंकि ये मैंने देखा है बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मॉडल पेपर मैंने क्या कहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, जो आप लोगों का 4 अप्रैल को साइंस का पेपर है। ओके, तो चलो इसको देखते हैं। ये हमारा कौन सा है, 4 का आपका तीसरा का खा है ना, तो ये खा वाला देखो, खा, ठीक है, खा वाला। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। कितने निम्नलिखित कारकों पर? पहला हमारा लंबाई पर निर्भर करता है किसी चालक का प्रतिरोध, लंबाई। देखो किसी भी चालक का जो मतलब प्रतिरोध होता है, यहां चालक कर देना, ठीक है, सॉरी, चालक तार का प्रतिरोध, जो आपका प्रतिरोध R है, ठीक है, R, चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। देख सकते हो यहां आप लोगों का जो R है ये अनुक्रमानुपाती है L की, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर आपको सेकंड नंबर देखो, क्षेत्रफल किसी भी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध जो होता है R, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब होता है कि उससे मतलब ये ऐसे होता है, और व्युत्क्रमानुपाती होता है कि 1/, आपको कर देना है। जैसे क्षेत्रफल जो है ना 1/a है, तो वही चिन्ह वही रहेगा अनुक्रमानुपाती वाला, लेकिन हमें व्युत्क्रमानुपाती कहे तो केवल चिन्ह वो रहेगा और अपान में कर देना है, 1/a मैंने कर दिया है। 2 कारक हो गए। तीसरा कारक आपको देखो कि निर्भर करता है चालक की प्रकृति पर। यदि समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तारों को भिन्न भिन्न पदार्थों द्वारा निर्मित किया जाए, मतलब उसकी लंबाई भी समान हो और उसका क्षेत्रफल भी समान हो,
तो क्या होगा, लेकिन उसका जो पदार्थ है वो भिन्न भिन्न पदार्थों से निर्मित किया जाए तो दोनों चालकों तारों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा। मतलब जो आप किसी दूसरे पदार्थ से बनाओगे और उसको किसी दूसरे पदार्थ से बनाओगे तो दोनों चालक तार का प्रतिरोध कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा। बस इतना सा। तो ये आपका हो गया कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर दिए गए जो आप लोगों का पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। ये आप लोगों का विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला है। देखो यहां आप लोगों का R जो है R1 यहां रो L बटे A हो जाएगा। ये बराबर किसके है, ये जो आपका प्रतिरोध है ये 4 ओम के बराबर है। किसके बराबर है, 4 ओम के। ठीक है, 4 ओम। अब आपको यहां फिर क्या कह रहा है, फिर आपसे कह रहा है कि इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध ज्ञात करना है। अगर उसकी लंबाई 1/, देखो ये आपका 1/2 लिखा हुआ है, लेकिन ये आपका ये हो जाएगा L से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि L/2 हो जाएगा। देखो लंबाई आपका L है तो L का आधा करोगे तो L/2 हो जाएगा। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा ही जाएगा। और यहाँ आपका मोटाई 2A है। तो यहां देखो मैंने क्या किया है, सबसे पहले ये तो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट है। अब देखो द्वितीय तार के लिए यहां R2 मैंने मान लिया है बराबर रो और L/2 मैंने कर दिया, यानी कि आपका 1 हो जाएगा ना, लेकिन यहां आपका L/2 और यहां आपका क्षेत्रफल 2A दिया हुआ है। दूसरे तार के लिए क्षेत्रफल हमारा कितना है, 2A। देख लो यहां क्षेत्रफल हमारा 2A है और मोटाई हमारा L/2 है, यानी कि आधा चाहे आप L/2 को हो जाए 1/2। फिर यहां देखो आपका हो जाएगा 1/4, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 1/4 और यहां से रो और यहां L और A, रो LA। लेकिन यहां से देखो R, यहां देखो रो LA बराबर किसके, 4 के। रो LA बराबर किसके, 4 के। तो यहां आप रो LA के स्थान पर यहां 4 रख दो और 4 से ये जो 4 है और यहां जो आपका रो LA का वैल्यू हो जाएगा 4, वो कट के और 1 ओम के बराबर हो जाएगा। तो यहां से जो हमारा द्वितीय तार के लिए प्रतिरोध हो जाएगा वो 1 ओम के बराबर हो जाएगा। जो यहां आप लोगों का है ना, हमें प्रतिरोध अन्य प्रतिरोध ज्ञात करना था तो हमारा 1 ओम होगा। तो ये आप लोग 4 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा अगर आप सही लगाओगे। तो यहां से आपका ये भी 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। ओके, अथवा लगा हुआ है। अथवा वाला आप देखो विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा आप मात्रक लिखिए, मैंने पढ़ाया है बहुत बार। 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। एक होता है समांतर क्रम, श्रेणी क्रम होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने प्रतिरोध है, जैसे आपका ये 10 ओम है, यहाँ 10 ओम रख दो, यहाँ 20 ओम रख दो, यहाँ 30 ओम। और एक होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ये इसी पर रख दोगे, आ जाएगा HW आप लोगों का है। ठीक है, जरूर लगाना घर पर यार, इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा अगर बोर्ड एग्जाम में 90% 80% लाना है। ठीक है, क्योंकि मेहनत करना पड़ेगा। ये आप लोग सॉल्व करना, मैं आप लोगों को पूरे मॉडल पेपर का इसीलिए सॉल्यूशन बता रहा हूं कि ये मॉडल पेपर आप अगर पढ़ के जाओगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको 80% 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप और अच्छे से पढ़े होंगे, पहले मैंने पूरा चैप्टर साइंस का कवर करा दिया है। ठीक है, अब देखो यहां आपका 7 नंबर का क्वेश्चन बच्चा पार्टी, 1 2 3 और 4 7। देखो यहां है प्रश्नोत्तर संख्या 4, यानी कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कि विद्युत मोटर का निम्नांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा क्रियाविधि लिखो। देखो विद्युत मोटर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए और हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो विद्युत मोटर का निम्नांकित आरेख खींचकर सिद्धांत अथवा आप लोगों को तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, 7 नंबर का है। तो चलो मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाता हूं कि आप लोग जिंदगी भर याद रहो। ये आप लोगों का है प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, 4 है। देख लो प्रश्नोत्तर संख्या 4। तो आप लोग ऊपर हेडिंग डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 4, जैसा मैंने लिखा है ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखना भी है, साथ में ये भी समझना। ठीक है, तो सबसे पहले आप विद्युत मोटर हेडिंग डाल देना और लिखना कि विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है, जो विद्युत मोटर है एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, जो विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब विद्युत मोटर का फिगर समझो, मैंने छोटा सा फिगर बनाया आसान सा, जो कि आप लोगों को इस मैग्नेट को बनाना है, इस मैग्नेट को बनाना है, बहुत आसान सा है। ठीक है, इसको आप लोग जैसे इसको आप लोग ऐसे करना। ठीक है, और ये वाला है आप लोगों का लाइन और ऐसे करना। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे मिलाना और इसको आप लोग ऐसे मिलाना। ओके, फिर यहां से आप लोग इसको ऐसे कर लेना, फिर इसको ऐसे कर लेना एंड ये हो गया एक मैग्नेट, एन मैग्नेट हो गया। ऐसे दोनों बना लेना। तो एन और एस आपका चुंबक है और बीच में ये आप लोगों का कुंडली है या फिर आर्मेचर है, A B C D।
फिर आपको क्या करना है, यहां से इस टाइप से आप लोगों को बनाना है। ये आप लोगों का विभक्त वलय है, ये कुंजी है, प्लस माइनस आपका बैटरी जुड़ा हुआ है। बस इतना सा आपका विद्युत मोटर का आप लोगों का चित्र है, फिगर है, कुछ है नहीं फिगर में, लेकिन आप लोग समझ गए, बस इतना बहुत ज्यादा काफी है। इसको बनाने का तरीका मैंने ऑलरेडी बताया है चैनल पर। ओके, तो विद्युत मोटर कैसे बनाए भाई, सरवन लेक्चर सर्च कर लेना। तो ये आप लोगों का है, ये आप लोगों का चुंबक है NS, ठीक है, और ये सारी चीजें आपको मैंने लिख दिया है। विभक्त वलय है, ABCD कुंडली है, यहाँ आपका प्लस माइनस बैटरी है, K कुंजी है। बस अब आप लोगों को सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पूछा है कि आप लोगों को आरेख बना दिया मैंने, सिद्धांत और क्रिया विधि। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले सिद्धांत बताता हूं, ठीक है। सिद्धांत, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इस बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित किया जा रहा है। तो जब आप किसी कुंडली को, कोई भी कुंडली है, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, मतलब कुंडली घूमने लगता है। देखे होंगे जब मोटर चलाते हो ना, मोटर, तो फिर अगर उसमें आप तार लगाते हो तो वो घूमने लगता है। तो जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है, यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। अगर स्वतंत्र हो, बिल्कुल कोई छेड़खानी ना हो, तो वो अपने अक्ष पर घूमने लगती है स्वतंत्र रूप से। तो सबसे पहले ये आपको सिद्धांत लिखना है, जो मैंने सिद्धांत में लिखा है। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं कि अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आप लोगों को यह हमेशा याद रहेगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग अगला इसी में देखते हैं। अगला है हमारा कार्य विधि या फिर क्रिया विधि, ठीक है, ये भी लिखना है। तो जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब बैटरी से हम लोग उस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, उससे क्या होता है कि कुंडली की भुजाएं क्या है, AB और CD, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था, ऐसे बनी हुई थी ना, ABCD ऐसे, ठीक है। तो ABCD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बलयुग्म कार्य करने लगते हैं, ठीक है। ये बलयुग्म बनाते हैं और जिसके कारण कुंडली दक्षिणा आवर्त दिशा में घूमने लगती है, और कुंडली के साथ साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं, और कुंडली पर बल लगातार एक ही दिशा में कार्य करें, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती है। कार्य विधि, देखो आपसे मतलब इसमें पूछा है सिद्धांत और क्रिया विधि, लेकिन कभी कभी आपसे पूछ लेता है विभक्त वलय का महत्व। बोर्ड एग्जाम में मैंने देखा है, बोर्ड एग्जाम में पूछा है विभक्त वलय का महत्व, तो इसलिए मैं आपको साथ में विभक्त वलय का महत्व भी बता देता हूं। अगर पूछेगा तो लिखना, नहीं पूछेगा तो मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं। तो विभक्त वलय का कार्य जो है, कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना। जैसे कुंडली में जो प्रवाहित धारा है उसकी दिशा को बदलना। जब कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है तो विभक्त वलय का ब्रुश से संपर्क समाप्त हो जाता है और विपरीत ब्रुशों से संपर्क जुड़ जाता है, और इसके फलस्वरूप कुंडली में धारा की दिशा सदैव इस प्रकार बनी रहती है कि कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहती है। बस इतना है विद्युत मोटर के बारे में। मैंने आपको सिद्धांत भी बता दिया, कार्य विधि भी बता दिया, विभक्त वलय का महत्व भी बता दिया, एंड आप लोगों को विद्युत मोटर का फिगर भी समझा दिया। नो प्रॉब्लम, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है फिजिक्स, जो आप लोगों का फिजिक्स है ना, फिजिक्स आप लोगों का 25 मार्क्स का है, यानी कि आप लोगों का खंड का हो चुका है। अब आप लोगों का खंड खा स्टार्ट हो गया। खंड खा में अब देखो कितने ऑब्जेक्टिव हैं, क्या क्या क्वेश्चन है। आप लोगों का केमिस्ट्री है, जो कि सारा मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूं। बहुत ज्यादा मेहनत लगा है, तो आपको 1 सेकंड लगेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराने की गारंटी लेता हूं, और हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें, ठीक है। तो आप लोग इसको देखो। अब खंड खा, अब खंड खा में देखो कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहला देखो, लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 5 का, ठीक है, लिखा हुआ Zn प्लस CuSO4, यहां डॉट 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 ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, 1 नंबर का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, केवल ये बताना है। तो ध्यान से समझो। ऑप्शन नंबर 1 है संयोजन अभिक्रिया, सेकंड है विस्थापन अभिक्रिया, थर्ड है द्विविस्थापन, 4 है वियोजन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। इसका राइट आंसर क्या होगा, देख सकते हो, जो हमारा ये है विस्थापन अभिक्रिया है, 1 नंबर मिलेगा तुरंत। विस्थापन अभिक्रिया कैसे, क्योंकि यहां से जो Zn है ना, Zn के साथ SO4 जुड़ जाता है, और ये SO4 जो है विस्थापित होकर Zn के साथ जुड़ जाता है, तो इसलिए विस्थापन अभिक्रिया है। बहुत आसान सा है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है।
जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड समझो, खा वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? 1 नंबर का किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बेकिंग सोडा, सेकंड है धावन सोडा, थर्ड है व्यंजक चूर्ण, फोर्थ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? यहां आप लोग देखो, खा वाले का हमारा धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का प्रयोग किया जाता है? धावन सोडा का। तो यहां से आपका ये भी क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, धावन सोडा का प्रयोग किया जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है? 1 नंबर का क्वेश्चन है। यहां आपका ब्यूटेनॉन है तो इसमें कीटोन समूह है, यहां ब्यूटेनॉल है तो इसमें OH यानी कि अल्कोहल समूह है। बिल्कुल सही है, ब्यूटेनॉल में COOH समूह है और ब्यूटेनॉल में आपका कौन सा समूह है? ठीक है, पता चल जाएगा। तो यहां आपका ये वाला सही है, OH समूह है। ठीक है, तो ये आप लोगों का बिल्कुल राइट है, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल में ऑल है यानी कि आपका सही हो जाएगा। यहां से 1-1 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों को पूरा 1-1 नंबर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लिख कर आना प्रश्न संख्या 5 का खा गा। ठीक है, तो ये हमारा है स्टूडेंट, इसमें आपका 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका खंड खा में आएगा। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको समझा दिया। अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। पहला 6 का रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या समझते हो या से क्या अभिप्राय है और रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। जो रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, उसको आपको रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अच्छे से समझाना है। 2 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले आप रेडॉक्स अभिक्रिया को समझो। इसका समीकरण थोड़ा सा हार्ड है। देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, जो एक अभिकारक का ऑक्सीकरण मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन हो, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही साथ हो। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब एक होता है ऑक्सीकरण, एक होता है अपचयन, दोनों अलग अलग अभिक्रियाएं होती हैं। लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो उदाहरण लिखा, CuO + H2 गिव्स आउट Cu + H2O। यहां आपका अपचयन हो रहा है, यहां से देखो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, मतलब हास हो रहा है, हानि हो रहा है। देखो यहां Cu से ऑक्सीजन हट गया, मतलब CuO जो है, CuO इधर केवल Cu बचा। तो यहां से ऑक्सीजन का क्या हुआ, हास हुआ, और यहां से क्या हुआ कि H2 के साथ O जुड़ गया तो ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई। तो अगर ऑक्सीकरण होगा तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो यहां आपका हास हो गया और यहां आपका ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई। तो यहां से आपका क्या हुआ, दोनों आपका एक साथ हो गया, ऑक्सीकरण और अपचयन आपका दोनों एक साथ हो गया। इसलिए कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। समझ में आया? कोई दिक्कत हो भाई आप लोग बता देना। यहां आप लोग देखो, बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उसका उपयोग लिखिए। 2 नंबर का है आपका खा वाला क्वेश्चन है, 6 का खा क्वेश्चन। ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि भी बताना है और उसका उपयोग भी लिखना है। तो बेकिंग सोडा के वैसे बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन मैं आप लोगों को मतलब वैसे बता दूंगा। देखो, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, सबसे पहले या सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH के सांद्र विलयन में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। जैसे यहां लिखा हुआ है 2NaOH + CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया गया, तो यहां हमें Na2 और CO3 मिला, यानी कि कार्बन आपका सोडियम कार्बोनेट, Na2 से सोडियम और CO2 से कार्बोनेट और प्लस H2O मिला। लेकिन हमें सोडियम बाइकार्बोनेट लेना है क्योंकि हमें बेकिंग सोडा बनाना है। तो यहां आप लोगों का ये जो है Na2CO3 में आप H2O प्लस फिर आपको ऑक्सीजन ट्रांसफर करना है, प्रवाहित करना है, तो आपको 2NaHCO3 मिलेगा, यानी कि सोडियम Na से सोडियम, H से बाई, CO3 से कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको यह बता दिया कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि। अब इसका उपयोग देख लो। पहला, इसको देखो जगह नहीं था तो इसलिए मैंने बगल में लिख दिया। अगर बोर्ड एग्जाम में आप ऐसे भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल नंबर मिलेगा। सारी चीजें मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, ऐसे भी लिख सकते हो। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और दूसरा है चर्म रोगों के निदान में, पेट जो अमाशय की अम्लता दूर करने में, अग्निशामक के रूप में, मतलब बहुत सारी चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब अगर आप अपने मन से लिखो तो बहुत सारे उपयोग हैं। अगला देखो गा वाला क्वेश्चन 2 नंबर का है। लिखा हुआ है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। बाएं से दाएं जाने पर, तो मैं आपको समझा दूं कि आधुनिक आवर्त नियम जो है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के जो भौतिक तथा रासायनिक गुण होते हैं परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। देखो बच्चा पार्टी, एक है आवर्त नियम मतलब आधुनिक आवर्त नियम, एक है मेंडलीव की आवर्त नियम, मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम। तो डिफरेंस क्या है ये समझो। मतलब
आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है कि जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन मेंडलीव जी ने केवल एक ही चेंज किया था कि यहां को कहना है मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियमानुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब उन्होंने किसको जगह दिया, परमाणु भार को। तो यहां अगर आप परमाणु भार चेंज करके लिख दोगे यहां इस जगह पर, तो आपको वो मेंडलीव की आवर्त सारणी हो जाएगा। अब देखो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, याद रखना। तो ये हमारा हो गया बच्चा पार्टी कि आप लोगों का त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, तो घटता है। अब ये देखो आपका 2 नंबर का है, ये देख सकते हो निम्नलिखित का आईयूपीएसी नेम लिखिए। पहला है आपका CH3, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर आपको यहाँ सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर COOH। अब ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा हार्ड आईयूपीएसी नेम है। देखो आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये आई होप की हार्ड है, ठीक है। अगर आप कोई भी गाइड उठा लो, विद्या उठा लो, या फिर कोई भी उठा लो, तो उसमें इतना हार्ड नहीं दिया हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ये आपका COOH समूह है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको यहां मैं फर्स्ट वाला बता देता हूं। देखो सबसे पहले आप एक चीज गिनो, फर्स्ट है आपके पास कितने हैं, और कार्बन 1 है, 2 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया गया। अब देखो ये तो हो गया, तो मेथ एथ प्रो व्यूट पेंट यानी कि अब आपका OH समूह है तो ओइक जुड़ जाएगा, तो पेंटेनोइक हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ 1 2 3 4 नंबर पे आपके 2 CH3 जुड़े हुए हैं, यानी कि मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ CH3 2, देखो एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ आपको लिखना है 4,4, यानी कि यहाँ 2 जुड़े हुए हैं, तो यहाँ 4 पर हमें 2 जुड़ा हुआ है, तो 2 लिख देना 4,4। अब यहाँ आपका 2 मेथिल है, तो यहाँ आप डाई मेथिल लिख देना। ये आपका मेथिल है, ये भी मेथिल है, तो यहाँ आप डाई मेथिल लिख देना। और मेथ एथ प्रो व्यूट पेंट यानी कि पेंटेनोइक अम्ल, कोई दिक्कत नहीं है, पेंटेनोइक अम्ल है, क्योंकि यहाँ पेंट में ओइक जोड़ दो, पेंटेन में ओइक जोड़ दो, पेंटेनोइक हो जाएगा और अम्ल हो जाएगा। अगला देखो, अगला आईयूपीएसी नेम आप लोग ध्यान से देखो, ये 2 नंबर का फिक्स हो जाएगा, मतलब इससे सरल आएगा बोर्ड एग्जाम में, ये तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ, ठीक है। वैसे तो आई होप। अगला दूसरा CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ आपका क्लोरीन समूह जुड़ गया, मतलब आपका क्लोरो समूह, फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसमें आपका 2 है, एक तो आपका Cl है और यहाँ OH समूह अल्कोहल समूह है। तो यहाँ सबसे पहले वही बात है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो यहाँ आपका कितने नंबर पे, 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है क्लोरो। 1 नंबर ये है, दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, देखो 1 2 यानी कि 2 क्लोरो, और मेथ एथ प्रो व्यूट यानी कि ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन, मतलब वो ऐसे लिखना है सिंपल वाला ब्यूटेन। और हमें 1 नंबर पे ऑल जुड़ा हुआ है, तो 1 ऑल लिख देना, आपका हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया हमारा 2 नंबर का आईयूपीएसी नेम, यानी कि यहां से आपका ये 2 नंबर भी फिक्स हो गया। अब इससे सरल आएगा बोर्ड एग्जाम में, ये तो एकदम 100% लग रहा है, क्योंकि इतना हार्ड बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। अब देखो यहां से आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। 4 नंबर के इसमें क्वेश्चन नहीं आते केमिस्ट्री में, यानी कि खंड खा में। देखो यहां आपका लिखा, लेकिन अभी एक और क्वेश्चन है 2 नंबर का, देखो यहां एक और है। संक्षारण किसे कहते हैं, धातुओं की संक्षारणता जो है रोकने के 2 विधियां लिखिए। सबसे पहले आपको यह बताना है कि संक्षारण क्या होता है, जो संक्षारण है उसकी परिभाषा देनी है, और धातुओं की संक्षारण है रोकने की 2 विधियां बताना है, 2 नंबर का है। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि संक्षारण होता क्या है और उसको रोकने की दोनों विधियां। देखो संक्षारण जो होता है, जब कोई धातु जो होता है अपने आसपास अम्ल आर्द्रता, जैसे अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती हैं तब यह संक्षारित होती हैं, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। जैसे आपका लोहा है, लोहा को अगर आप कहीं नमी के स्थान पर रख दोगे, जैसे जहां थोड़ा सा वाटर हो, पानी हो, और नमी के स्थान पर रख दोगे, तो वो क्या होगा कि उस पर जंग लग जाएगा और धीरे धीरे वो समाप्त होती चली जाएंगी, संक्षारित होती चली जाएंगी। तो फिर क्या होगा, उनका अस्तित्व खत्म होता चला जाएगा। तो इसीलिए यहां कहा गया जब कोई धातु जो है अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तो यह संक्षारित होती हैं, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। उदाहरण के लिए फर्स्ट समझो, चांदी के ऊपर काली परत। अगर आप चांदी के ऊपर काली परत चढ़ा दोगे तो मतलब उदाहरण है चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, और दूसरा तांबा के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ठीक है। इसको रोकने का आप लोगों का है, और इसको आप लोग जैसे ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, इन सारे के द्वारा हम लोग संक्षारण को रोका जा सकता है। तो इतना अगर आप लिख दोगे 2 नंबर मिल जाएगा। भाई 2 नंबर का है, कितना आप लोग लिखोगे, 2 नंबर के लिए छोटा सा लिखना पड़ता है।
अब देखो आपका 7 नंबर का आ गया, 7 नंबर का यहाँ 8 क्वेश्चन, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इस पर आपको भाई टिप्पणी में तो हम लोग बहुत आगे हैं, बहुत अच्छे से लिखोगे क्योंकि इन सारी चीजों को बहुत बार पढ़ाया। समझातीय श्रेणी भाई कम से कम 10 बार पढ़ाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। साबुनीकरण मैंने आपको साबुनीकरण का रिएक्शन भी समझाया है और मिसल की प्रक्रिया भी समझाई है, और कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो एक होता है आपका जो पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक होता है कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अगर आप ये तीनों करोगे तो पहले आप कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया का 2 नंबर मिलेगा, और साबुनीकरण यानी कि सफाई पर आपको 3 नंबर मिलेगा, और समजातीय श्रेणी पर 2 नंबर, यानी कुल मिला के 7 नंबर का है। तो एक एक को चलो अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या 8 डाल लेना, जैसा आपका ये प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, 8 है, देख सकते हो यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 8 है। तो यहाँ आप लोग सबसे पहला हेडिंग डालना कि कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहां आप लोग लिखना कि वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे जो अधिक क्रियाशील पदार्थ हैं वो कम क्रियाशील वाले पदार्थ को ही प्रतिस्थापित कर पाएंगे, ये समझने रहना, ठीक है। तो यहां मैंने बहुत आसान तरीके से बताया है। वे अभिक्रियाएं मतलब ये ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक अथवा एक से अधिक परमाणु, किसी एक परमाणु हो या फिर एक से अधिक परमाणु, ठीक है, या फिर आपका एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह, मतलब पूरा परमाणुओं का समूह है, का किसी अन्य परमाणु या फिर परमाणु समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है, इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये आप लोगों का किस में है, जो आप लोगों का कार्बनिक यौगिक में है। जैसे यहां आप लोगों का एक मैं मतलब एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे CH4 है प्लस Cl2 है, तो यहां से CH3 हो गया, यहां से H आपका ट्रांसफर होकर HCl बन गया, यहां से एक H ट्रांसफर हो गया और यहां से HCl बन गया, और यहां से Cl इसके साथ जुड़ गया, एक Cl इसके साथ, एक Cl इसके साथ। तो ये हमारा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये आप लोगों का मेथेन है, ये आप लोगों का क्लोरीन है, ये आपका CH3 और Cl से क्लोरो, CH3 से मेथेन, क्लोरोमेथेन है, और ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, या फिर आपका ये है आपका HCl, ठीक है। तो ये हमारा है पहला। अगर आप ये लिख दिए 2 नंबर आपको फिक्स हो गया, मतलब 7 नंबर का है लेकिन 3 टिप्पणी है। अब हम लोग देखेंगे साबुनीकरण यानी कि सफाई की प्रक्रिया, यानी कि साबुन की सफाई की प्रक्रिया, मिसल, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसको देखते हैं। साबुनीकरण थोड़ा ध्यान से समझना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टिप्पणी में हर साल पूछा जाता है, मैंने देखा है हर साल का पेपर। तो देखो साबुन के अणु ऐसे होते हैं, जो साबुन के अणु हैं वो ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों पर आपको विभिन्न गुणधर्म होते हैं। मतलब जो साबुन के अणु होते हैं उनके 2 सिरे होते हैं, एक होता है पूंछ, एक होता है सिर। तो उनके दोनों सिराओं पर विभिन्न गुणधर्म होते हैं, मतलब भिन्न भिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलीय एक सिरे को जलरागी, जो जल में विलीय हो जाए उसके सिरे को जलरागी, तथा हाइड्रोकार्बन में विलीय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। एक होता है जल रागी और एक होता है जल विरागी। एक होता है जल में विलीय, जो आपका एक सिरा होता है वो जल रागी होता है, तथा हाइड्रोजन में विलीय आपका दूसरा सिरा को आप लोग क्या कहोगे, जल विरागी कहते हैं। जब साबुन की जल की सतह पर होता है, जब साबुन जो होता है जल की सतह पर होता है, तब इनके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं, तब इनके जो अणु हैं अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इनका आयनिक सिरा, जो इनका आयन वाला सिरा है, आयनिक सिरा जल के अंदर होता है। क्या होता है, जल के अंदर होता है। और जबकि हाइड्रोजन, जो हाइड्रोकार्बन है पूंछ, दूसरा सिरा जल के बाहर होता है। एक सिरा जल के अंदर होगा और दूसरा सिरा जल के बाहर होगा, और जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है। ऐसे अणु का बड़ा गुच्छे बनने के कारण होता है, जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, और जबकि आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसल कहा जाता है, इस संरचना को मिसल कहते हैं। मिसल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि तैलीय मैल मिसल के केंद्र में एकत्र होता है। जो तैलीय मैल होता है, आपके कपड़े पर होता है मैल, वो मिसल के केंद्र में एकत्र होता है, और मिसल विलयन में क्लोराइड, जो कोलाइड के रूप में बने रहते हैं, तथा आयन जो होता है विकर्षण के कारण अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार मिसल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। मतलब अगर आपको 3 नंबर का भाई क्वेश्चन इतना बड़ा बहुत हो गया, और इससे ज्यादा टिप्पणी में आता नहीं, 2 नंबर 3 नंबर बस इतना ही क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा आता भी नहीं है।
तो ये हमारा हो गया। अगला देखो बच्चा पार्टी समझाती श्रेणी, तीसरा वाला टिप्पणी, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह समान हो, जैसे या फिर उसका सामान्य सूत्र समान हो या फिर उसका क्रियात्मक समूह समान हो, कोई समान होना चाहिए, ठीक है, उसे हम लोग समझातीय श्रेणी कहते हैं, उसी को हम लोग समझातीय श्रेणी कहते हैं, तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। क्या कहते हैं? समजात गण। जैसे यहां देखो मैंने एक ही समूह के कई सारी चीजें लिखे हैं, एक है मेथेनॉल, एक है एथेनॉल, एक है प्रोपेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। मेथेनॉल का फॉर्मूला है CH3OH, एथेनॉल का है CH3CH2OH और प्रोपेनॉल का है CH3CH2CH2OH। इसमें देखो हर एक में OH समूह जुड़ा हुआ है, OH समूह, तो फिर ये आपका सही हो जाएगा ना, ठीक है। तो फिर ये हमारा है समझातीय श्रेणी। अब ये आपका हो गया, ठीक है। अब आप लोग यहां ध्यान से समझो, अथवा लगा हुआ है आपका 7 नंबर का 7 रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को मैं नहीं कराऊंगा, आप लोग कर लेना घर पर। अगर आपको दिक्कत होगा तो फिर कमेंट कर देना, मैं आप लोगों का एक रिएक्शन का वीडियो ऐसा लाऊंगा, रिएक्शन का, केवल रिएक्शन का, अभिक्रिया का, कि आप लोग उसी वीडियो को देखकर कोई भी आपके सामने जिंदगी में कोई भी रिएक्शन आ जाए ना, तो कभी ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, तुरंत चुटकियों में करोगे। ये सारी रिएक्शन आप कहोगे यार ये तो बहुत आसान है, ठीक है। ये 7 रिएक्शन है, मतलब 7 नंबर के आपके केमिस्ट्री में ये 7 नंबर के 7 रिएक्शन है, देख लो 7 हैं। अब ये 7 मतलब आई होप अगर आप 7 रिएक्शन करने से अच्छा बोर्ड एग्जाम में आता है और ये आएगा ये वाला चीज, तो इसको आप कर देना। रिएक्शन करने से अच्छा आप ये कर देना, और अगर आपको रिएक्शन अच्छे से आता है तो इसको कर लेना। और मैं आप लोगों को एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सारा रिएक्शन एक ही वीडियो में रहेगा, केवल आप लोग कमेंट करना है छोटा सा, और आप लोग ध्यान से कमेंट कर देना बस, ठीक है। अब हमारा खंड खा है बच्चा पार्टी 20 मार्क्स का, जो आप लोगों का अभी मैंने सॉल्व कराया है 20 मार्क्स का है। अब खंड गा आप लोगों का आ गया, यानी कि बायोलॉजी, बायोलॉजी आपका है 25 मार्क्स का। कितना है? 25 मार्क्स का, यानी कि अभी तक हमने फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब हमारा खंड गा आ गया है बायोलॉजी, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन फंसेगा, तो इसलिए ध्यान से देखना। तो यहां आप लोगों का प्रश्न नंबर 9 का क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लिखा हुआ है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखो मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ाया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ाया है, यानी कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों को पढ़ाया है। अब अगर आपने नहीं पढ़ाया तो आपकी गलती है, मैंने बहुत दिन पहले ही पढ़ा दिया था, ठीक है, जब आपको सिलेबस पढ़ा रहा था साइंस का। तो यहां आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अंडाशय, सेकंड है गर्भाशय, थर्ड है शुक्रवाहिका, 4 है डिंबवाहिनी। तो अंडाशय जो है मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी है जिसमें बच्चे मतलब होते हैं, ठीक है, और शुक्रवाहिका नहीं है, शुक्रवाहिका आपका नहीं है, ये आपका नर जनन तंत्र का भाग है। तो इन चारों में से जो आपका शुक्रवाहिका है ना, ये नहीं है, ठीक है। तो यहां आप लोग देखो गा वाला हमारा है, जो आप लोगों का है गा खंड गा, ठीक है। का हमने सॉल्व किया, गा अब आप लोगों का है, का खा सॉल्व कर लिया, गा। अब इसमें मैंने शुक्रवाहिका, तो यहां देख लो का तीसरा नंबर हमारा शुक्रवाहिका बिल्कुल सही है, देख सकते हो शुक्रवाहिका हमारा बिल्कुल सही है। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, जो जीवाश्म ऊर्जा है उसका क्या स्रोत है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पवन ऊर्जा, सेकंड है सौर ऊर्जा, थर्ड है कोयला, 4 है जल विद्युत। तो इसका जो आप लोगों का स्रोत है या फिर आप लोगों का स्रोत है वो है कोयला, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? कोयला। तो ये हमारा खा का दूसरा नंबर बिल्कुल राइट है, नहीं आपका तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर बिल्कुल राइट है, कोयला। अगला क्वेश्चन देखो, पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है? जो पवन चक्कियां होती हैं, पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि यांत्रिक कार्य, जो यांत्रिक कार्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड है रासायनिक कार्य। ऑप्शन नंबर थर्ड है दोनों कार्य, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो पवन चक्की है, पवन चक्की कार्य का हम लोग उपयोग क्या करते हैं? यांत्रिक कार्यों में। यहां देखो आप लोगों को गा का पहला नंबर ऑप्शन सही है, यांत्रिक कार्यों में, ठीक है। तो इतना याद रखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर अगला देखो, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अवघटित हो जाते हैं, पहला हमारा है जैव निम्नीकरणीय, सेकंड है अजैव निम्नीकरणीय, थर्ड है जैव उच्चरीकरण, और 4 है इनमें से कोई नहीं। तो 1 नंबर का है क्वेश्चन। देखो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। तो ये हमारा कहलाता है जैव निम्नीकरणीय। क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरणीय। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जैव निम्नीकरणीय बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां से आपका 1 नंबर ये हो गया। अब देखो यहां आपका खंड गा में 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहां से आपका 4 नंबर का खंड का में आया, खंड खा में 3 नंबर का, और खंड गा में 4 नंबर का, यानी कि आपका 11 मार्क्स का केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा।
तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लाने वाला हूं जिसमें आपके जितने भी पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं एक ही वीडियो में लाऊंगा। लेकिन आप लोग कमेंट करना सर मुझे चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो, तो मैं आप लोगों को कल ही प्रोवाइड कर दूंगा साइंस में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यार चैनल को 1 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करने में, और मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट का आप लोगों को मॉडल पेपर का सोल्यूशन, सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब दिन रात लिखना ही पड़ता है, बनाना ही पड़ता है आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं कि 1 सेकंड लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में, सब्सक्राइब करके रखो और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार आता रहेगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो 10 वाला, 10 का है कि स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं। एक होता है स्वापोषी पोषण, एक होता है विषमपोषी पोषण। स्वापोषी पोषण जो होते हैं वो स्वयं पर आश्रित होते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, किसी पर आश्रित नहीं होते हैं। ठीक है, अब आप लोग यहां देखो आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उनके उत्पाद कौन से हैं और उनके जो उत्पाद हैं वो क्या है। तो आप लोग इसका आंसर कैसे लिखोगे, देखो आप लोगों का इसका आंसर लिखना है, देखो जो प्रश्नोत्तर संख्या 10 है ना, ये आप लोगों का प्रश्नोत्तर संख्या 10 का है, देख लो का। तो यहां आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 10 डाल देना और का वाला डाल देना का। स्वापोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या चाहिए, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से CO2 और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। मतलब अगर प्रकाश संश्लेषण बहुत ज्यादा आवश्यक है तो हमें प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए और आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी चाहिए, ये इनको चाहिए। ठीक है, आवश्यक है, परिस्थितियां आवश्यक हैं। और फिर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेंगे तथा इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा और उत्पाद के रूप में नहीं, हाँ, और आपको कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ये नहीं, और आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा उत्पाद के रूप में। ठीक है, अब क्रिया देख लो, जैसे यहाँ 6CO2 यानी कि यहाँ आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब आप उकरोगे और सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, तो आपको क्या मिलेगा, एक कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जल मिलेगा और आपको ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये रिएक्शन है, एक छोटा सा रिएक्शन है जो कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को 2 नंबर बिल्कुल फिक्स कर लो। ठीक है, तो यहां से आपका ये 2 नंबर फिक्स हो गया। अगला देखो, पुष्प के बीजांड का स्वच्छ आपको निम्नांकित चित्र बनाना है। पुष्प का जो बीजांड होता है उसका चित्र बनाना है, 2 नंबर मिलेगा। अगर आप पुष्प के बीजांड का अच्छे से चित्र बना दोगे तो 2 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अब ये आप लोगों का जो खा वाला है बीजांड की संरचना, बीजांड की संरचना भाई आसान तो बहुत है। आप लोग देखो ये बीजांड की संरचना है, काफी आसान रूप से बना सकते हो। ठीक है, देखो ये आप लोग पहले ये फिगर बनाना सीख लेना, इसमें कुछ है नहीं। जैसे आप लोग एक सिंपल सा फिगर भी बना सकते हो अगर चाहो तो, एक छोटा सा फिगर ऐसे आप लोग ऐसे भी बना सकते हो। ये भी एक बीजांड की संरचना है, छोटा सा। यहां आप लोग ऐसे ऐसे कोशिकाएं रख दो, बीच में कोशिका, बस मतलब आप अगर सीखोगे तो सीख जाओगे। अब ये आप लोगों का बाहरी कवच है, ये आप लोगों की प्रतिमुख कोशिकाएं हैं, ये आप लोगों का आंतरिक कवच है, ये आप लोगों का झिल्ली है, ये है आपका बीजांड द्वार और ये है बीजांड वृंत। क्या है, बीजांड वृंत, मतलब इतना भाग आपको दर्शाना है। ठीक है, ये आप लोगों का हो जाएगा। अगर और जानते हो तो और भी दर्शा देना। बीजांड के मतलब पुष्प की बीजांड का स्वच्छ निम्नांकित चित्र हो जाएगा 2 नंबर का। अब देखो अगला है गा वाला, जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। जो जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं वो पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर समझना है। और ये मैं आपको बता दूं वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोग समझे रहना, जो मैं आपको बता रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट, जाके देख लेना, पेपर में आएगा। देखो ये आप लोग देखो गा वाला, फर्स्ट, जैव निम्नीकरण जो पदार्थ होते हैं अवघटित होकर दुर्गंध फैलाते हैं। जो जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं जब अवघटित होते हैं तो अवघटित होकर दुर्गंध फैलाते हैं। ये आपका पहला है पर्यावरण को प्रभावित करने का। दूसरा है कि जैव निम्नीकरण पदार्थ अवघटित होकर बहुत सी विषैली गैसें वातावरण में मिलाते हैं। जब जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो होता है अवघटित होता है तो दुर्गंध फैलाती हैं। और दूसरा है जब जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो है अवघटित होकर बहुत सी विषैली गैसें वातावरण में मिलाते हैं, जिससे वायु प्रदूषित होता है, प्रदूषण फैलता है, जिससे वायु में प्रदूषण फैलता है। तो ये आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा, जो कि आप लोगों से पूछा है कि जैव निम्नीकरण पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब 4 नंबर वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला है
कायिक प्रावर्धन क्या है, उदाहरण सही समझाओ। 4 नंबर का। अगर आपको ये नहीं आता तो मादा जनन तंत्र का आप लोगों को स्वच्छ निम्नांकित चित्र बनाना है, संक्षिप्त में 4 नंबर का। मतलब मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र मैंने दोनों पढ़ाया है, तो आप लोग देख लेना, ज्यादा कोशिश करना पढ़ने का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है तो उसको देख लेना। लेकिन कायिक प्रावर्धन में आपको बता देता हूं कि 4 नंबर यहां से अगर कायिक प्रावर्धन आए तो फिक्स कर लेना, और अगर मादा जनन तंत्र आए तो सर्च कर लो मादा जनन तंत्र बाय श्रवण लेक्चरर, या फिर आप जनन वाले चैप्टर में जाओ, आपको मिल जाएगा। तो ये 4 नंबर का है। अब 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार, करके आना बोर्ड एग्जाम में, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं। ये आपका प्रश्नोत्तर संख्या 11 है। और कायिक प्रावर्धन देखो, बीज जो आप लोगों का बीज रहित पौधों में जनन क्रिया जो है कायिक जनन या फिर अलैंगिक जनन विधि द्वारा होता है। जिसमें बीज नहीं होते उसमें कायिक जनन या फिर अलैंगिक जनन विधि द्वारा होता है। इसके अंतर्गत पौधे की किसी कायिक भाग, जैसे पौधे का कोई भी कायिक भाग है, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, कलियां हैं, द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे जो आप लोगों का तना होता है, तना को काटकर गुलाब जैसे है, तो गुलाब में तने को काटकर ही हम लोग नया पौधा उत्पन्न कर देते हैं। तो जड़ है, तना है, पत्ती है, कलियां हैं, इन सब के द्वारा हमारा नया पौधे का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए हमारा है जैसे आलू के कंद का प्रयोग कर आलू की फसल प्राप्त करना, इसमें हमारा पहला है। दूसरा है अदरक के प्रकंद से पौधा उगाना। और सारा आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, आपके पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं। और जो कलम लगाना और दाब लगाना है वो आपका कायिक प्रावर्धन की विधियां हैं, जो कि इसमें नहीं पूछा गया है, विधि नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने आपको विधि नहीं बताया, लेकिन अगर आप लिख दोगे कलम लगाना, दाब लगाना, तो ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आप लोगों का कायिक प्रावर्धन 4 नंबर का, ओके। या फिर आप मादा जनन तंत्र कर सकते हो, तो मादा जनन तंत्र ऑलरेडी पढ़ाया है, जाके देख लेना। खा वाला हमारा है लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं। जो लिंग गुणसूत्र होता है उसकी परिभाषा देना है, और मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया यानी कि 4 नंबर का है। अब अथवा आप जीवाश्म क्या है और वे जैव विकास प्रक्रम को किस प्रकार विषय में दर्शाते हैं, 4 नंबर का। तो ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो इसलिए मैं आपको ये बता देता हूं। लिंग निर्धारण, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं और मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग डाल दिया है कि लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। देखो उत्तर में लिखना है कि मनुष्य में कुल गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। जो मनुष्य होते हैं, चाहे आपका मतलब नर हो या मादा हो, महिला हो या फिर व्यक्ति हो, मतलब पुरुष हो या महिला हो, सारे में 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन 22 जोड़ी गुणसूत्र को ऑटोसोम कहते हैं। जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होता है वो चाहे नर हो और मादा हो, दोनों में एक जैसा होता है, हुबहू एक जैसा, कोई चेंजेस ही नहीं होता है। अब जोड़ी यानी कि एक जोड़ी गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं, एक गुणसूत्र को हो लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। अब इसी लिंग गुणसूत्र में सबसे ज्यादा चेंजेस होता है, इसी के कारण लड़की और लड़का जो होता है, ठीक है। जैसे यह स्त्री तथा पुरुष में भिन्न भिन्न होता है। जो स्त्री होते हैं तथा पुरुष होते हैं इसमें भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे नर में XY जो XY गुणसूत्र होता है तथा मादा में XX गुणसूत्र होता है। इतना याद रखना कि नर में XY गुणसूत्र तथा मादा में XX गुणसूत्र होता है। अब आप लोगों को मैं एक लिंग निर्धारण की छोटी सी प्रक्रिया समझाता हूं, जो कि आप लोग यहां देखो। नर में क्या होता है, XX गुणसूत्र होता है, ठीक है। नर में कौन सा गुणसूत्र होता है, XX गुणसूत्र। और मादा में आपका, यह आप लोगों का मादा है, इसको आप लोग मादा लिख लेना, ठीक है। नर में आपका XY गुणसूत्र और मादा में XX गुणसूत्र, ठीक है। अब इसको करना क्या है, ये आप लोग देख सकते हो मैंने क्या किया है, लिंग निर्धारण किया है, ठीक है। जैसे मैंने यहां X और XY को अलग कर लिया है, जैसे X और Y है तो इसको XY को मैंने अलग कर लिया है, ठीक है। और यहां मैंने मादा में XX को अलग कर लिया है। देखो नर में XY होता है, मादा में XX होता है, तो नर में XY को मैंने अलग कर लिया, मादा में XX को अलग कर लिया। तो यहां फिर हुआ क्या कि ये x जो है इसका मैंने मतलब संकरण कराया x से, तो x x हो गया। फिर इस x का मैंने संकरण कराया इस x से, तो x x हो गया। अब यहां से y का संकरण मैंने x से कराया तो xy हो गया, और यहां से y का संकरण x से कराया तो xy हो गया। x को आगे ही लिखा जाता है। अब एक चीज आपके दिमाग में बहुत तेजी से उठ रहा होगा कि आखिर इसको कराया कैसे उठ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं यार, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं ला रहा हूं, ठीक है। देखो नर है XY, मादा है XX, ठीक है। नर में आप लोग देखो यहां दोनों को अलग अलग कर लो।
इसमें x है और इसमें y है, इसमें x है, इसमें x है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, यहां मैंने किया क्या है कि इस x को मैंने इस x से संकरण कराया, तो जब x और x का संकरण होगा तो x x ही मिलेगा ना। ठीक है, और इस x का मैंने फिर इस x से करा दिया तो फिर भी हमें x x ही मिलेगा, क्योंकि दोनों में x x हैं, और x का इस y का मैंने इस x से करा दिया तो यहां मिले, क्या मिला, यहां से xy मिला, x आगे लिखा जाता है, इतना ध्यान रखना। फिर xy का मैंने इस x से करा दिया तो यहां से फिर मिले xy मिला, तो ये आपका मादा है, ये आपका मादा है जो कि XX है, ये आपका नर है, ये आपका नर है। ठीक है, बस हो गया, ऐसे तो कराया है मैंने। तो यहां मैं यहां लिख भी देता हूं, ये आपका XX है तो मादा है, ये आपका XX है तो मादा है, ये आपका XY है तो नर है, ये आपका XY है तो नर है, क्योंकि XY का लिंग गुणसूत्र यहां देख सकते हो, XY जो होता है नर का होता है और XX मादा का होता है। अब यहां से एक चीज आपको पता चल गया होगा कि 50% चांस होता है लड़की होने का और 50% चांस होता है लड़का होने का। इसीलिए ये पहले नहीं पता चलता था कि आखिर लड़की होगा या लड़का। ठीक है, पहले एक रूल था जिसको भारत के मतलब प्रधानमंत्री ने बैन करा दिया, सरकार ने। ठीक है, तो यहाँ 50% लड़की होने का चांस होता है, 50% लड़का। अगर नर यानी कि नर वाई वाला ट्रांसफर करेगा मादा में तो क्या होगा, लड़का होगा, और अगर एक्स को ट्रांसफर करेगा तो लड़की होगा, क्योंकि अगर ये एक्स को देखो यहां से एक्स को ट्रांसफर किया तो लड़की हुआ, और अगर ये वाई को ट्रांसफर कर रहा है मादा तो यहां देखो एक्स नहीं नर अगर वाई गुणसूत्र को ट्रांसफर कर रहा है तो यहां देखो वाई को किया तो लड़का हुआ, वाई को किया तो लड़का हुआ, और अगर एक्स को कर रहा है तो लड़की, एक्स को किया तो मादा। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहां तक सारी चीजें लिंग निर्धारण की प्रक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहां से आपका लिंग निर्धारण खत्म हो गया। अब 7 नंबर वाला क्वेश्चन यानी कि 7 नंबर की ये क्वेश्चन है 12 वाला, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैं जब पेपर दिया था तो भी यही क्वेश्चन आया था, मुझे याद है बहुत अच्छे से, अभी भी ये क्वेश्चन मैं पेपर दिया था तभी भी आया था। तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन है बच्चा पार्टी। अब 7 नंबर में क्या पूछा है, सबसे पहले मानव पाचन तंत्र का निम्नांकित चित्र बनाकर आपको समझाना है। जो मानव का पाचन तंत्र होता है उसको चित्र बनाकर अच्छे से समझाना है, और अमाशय तथा क्षुद्राणु से होने वाले पाचन का क्रिया का वर्णन करना है, पूरे पाचन तंत्र का वर्णन करना है जितने भी भाग हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फिगर भी समझाऊंगा और पूरे पाचन तंत्र का वर्णन भी करूंगा। ये आप लोगों का प्रश्नोत्तर संख्या 12 है, यानी कि 12 क्वेश्चन आपके साइंस में पूछा गया है, देख सकते हो। अब आपको मैंने पहले ये फिगर बनाना सिखा दिया है, पहले ही आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र कैसे बनाए बाय श्रवण लेक्चर, आपको वीडियो मिल जाएगा, सीख लेना बनाना। फिर मैं आपको बताता हूं, यहाँ आपका मुख है, ये आपका निगल द्वार है, ये लीवर है, ये अमाशय है, ये बड़ी आंत है ये वाला, और जो इसके अंदर है छोटी आंत है, ये मलाशय है, ये गुदा द्वार है। ये सबसे पहले आपको भाग को समझना है। ठीक है, मुंह तो आपको पता ही है, और अमाशय यानी कि पेट, जो ये इस टाइप का पेट है ये तो आपको पता ही होगा। ये गुदा द्वार है जिसके द्वारा जो विकार पदार्थ हैं वो बाहर निकलती हैं। ये आपका बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है। अब हम एक एक को समझेंगे। सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि पाचन का परिभाषा क्या होता है। पाचन का तो संयुक्त अघुलनशील भोज्य पदार्थों को घुलनशील अवस्था में बदलकर उन्हें अवशोषण के योग्य बनाना, जिससे वे रुधिर में मिलकर अन्य किसी प्रकार से शरीर के विभिन्न भागों को अर्थात ऊतकों द्वारा कोशिकाओं में पहुंच जाए। तो ये आपका पाचन तंत्र की परिभाषा है, पाचन का परिभाषा है। ठीक है, पाचन का। अब आप लोग पहला देखो भाग, मुख तथा मुख गुहा। मुख द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं, जो आपका मुख है जिसके द्वारा हम खाते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, और मुख में लार नामक एंजाइम या फिर लार नामक ग्रंथि पाया जाता है। जो मुख होता है, मुख में लार नामक ग्रंथि पाया जाता है, जिसमें निगलने वाला लार भोजन को निगलने में सहायता करता है, जिसमें जो आप लोगों का लार जो है भोजन को निगलने में सहायता करता है, भोजन को लुगदी बना देता है, जिससे भोजन आसानी से पाचन हो जाता है। ठीक है, और लार में टाइलिन नामक एंजाइम को शर्करा में बदल देता है। जो लार में टाइलिन नामक एंजाइम है वो शर्करा में बदल देता है। सबसे पहले मुख तथा मुख गुहा के बारे में आपको पता चल गया। अब हम लोग अगला देखते हैं भाग। अगला है हमारा ग्रासिका। ग्रासिका में है निगल द्वार से भोजन ग्रासिका में जाता है, और इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, और ग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुंच जाता है। ग्रास नली से अमाशय में पहुंच जाता है, यानी कि पेट में। अब अमाशय में क्या हुआ कि अमाशय में भोजन आता है, इसमें जठर नामक ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जठर नामक ग्रंथि पाया जाता है। ध्यान से समझो, ठीक है, जितना मैं आपको बता रहा हूं पूरी चीजें आप लोग समझो। और जठर नामक ग्रंथि, जठर नामक ग्रंथि से जठर नामक रस निकलता है। जठर नामक ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर नामक रस निकलता है। ठीक है,
फिर क्या है कि इसमें आप लोगों का और जठर रस से HCl, पेप्सिन तथा रेनिन पाया जाता है। जठर रस में HCl, पेप्सिन तथा रेनिन पाया जाता है। ठीक है, अगला देखो, छोटी आंत अमाशय से भोजन गृहिणी में पहुंचता है, गृहिणी से शुद्राणु में आता है और छोटी आंत में भोजन का अत्यधिक पाचन हो जाता है। छोटी आंत जो है इसमें भोजन का अत्यधिक पाचन हो जाता है, केवल वही चीजें बचती हैं तथा अवशोषण तथा जल तथा भोजन ही बचते हैं, जो अवशोष जो आपके जल भोजन बचते हैं। बड़ी आंत यह आहार नाल का सबसे अंतिम भाग है और यह लगभग 1.5 मीटर लंबी तथा 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी लंबी नली होती है। इस भाग में पचे हुए भोजन, शेष भोजन तथा जल का अवशोषण होता है और अपच भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बस इतना आपको पाचन के बारे में पढ़ना था, पाचन तंत्र के बारे में। ये अथवा वाला आप लोग घर पे HW कार्य लिख लेना। ठीक है, तो ये मतलब है कि आज हम लोगों ने साइंस का, अगर आप लोगों ने ये पूरा मॉडल पेपर जितना मैंने समझाया है, जितना क्वेश्चन बताया उतना याद कर लोगे तो 80% या फिर 85% या फिर अगर आप और अच्छे से पढ़े हो तो 90% कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे ये कहा है कि ये पूरा मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करा दिया। अब आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों का उस दिक्कत का सोल्यूशन भी ले आऊंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और इस चीज को मैंने बहुत कम से कम 2-3 डेज लिखने में लगे हैं, तो यार 1 सेकंड लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि अभी और बड़ा बड़ा धमाका होने वाला है चैनल पर। सारे सब्जेक्ट की तैयारी लगातार कराई जाएगी, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसे छोड़ा जाएगा, सारा सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना अगर वो भी साइंस में कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये आप लोग मॉडल पेपर सॉल्व कर लें। तो चलो फिर हम लोग अगले साइंस के इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।